गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनकर आपको आज कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने के लिए आया हूं, क्योंकि हम कोरोना के कारण क्लासेज में फेस टू फेस टीचिंग के लिए नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन ही पढ़ाई करें, और इसलिए मैं आज ग्रामर का पहला चैप्टर सेंटेंस लेकर आपके सामने आ रहा हूं। और चलो पढ़ाई करें। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। हमें आपको पता है कि सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, सेंटेंस, और इसकी हिंदी होती है वाक्य। अगर हम सेंटेंस के बारे में बात करें, सेंटेंस को परिभाषित करना चाहें, तो हम कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई पूर्ण भाव व्यक्त होता है वाक्य कहलाता है। हम आपको ये लिखकर बताते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। इसी को हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। इसे हम एक और परिभाषा के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि वाक्य की कई परिभाषाएं हो सकती हैं, और अगर हम इसे अंग्रेजी में परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं a group of words which gives a complete sense is called sentence। चलो हम इसे लिख कर देखते हैं। A group of words which gives a complete sense is called sentence। दूसरी परिभाषा इसका दे सकते हैं अ ग्रुप ऑफ मीनिंग फुल वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो इस तरह से हम इसे परिभाषित करते हैं।
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसी को हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसके संक्षिप्त रूप में हम इसे कहते हैं अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ये हुई हमारी सेंटेंस की परिभाषा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेंटेंस को बनाने के लिए, एक सेंटेंस, एक वाक्य को बनाने के लिए हमें कुछ और चीजों की भी आवश्यकता होती है। हम आपको, चलो आप थोड़ा सा आपके पीछे नर्सरी क्लासेस में आपको ले जाते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप कहां से कैसे इस सेंटेंस की परिभाषा को बनाने के लिए आपने अध्ययन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम जब अंग्रेजी को पढ़ना शुरू किए तो हमने देखा कि हमने ए टू जेड, सबसे पहले हमने ए टू जेड अर्थात ABCD से लेके जेड तक पढ़ना शुरू किया। ए टू जेड हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया। अब इस ए टू जेड को हम क्या नाम देते थे? ए टू जेड, यानी कुल मिला के कितने? 26 वर्ड्स, सॉरी वर्ड्स हम इसे नहीं कर सकते, 26 लेटर्स, यानी 26 वर्ण को हमने पढ़ना शुरू किया। और इन 26 वर्ण का एक समूह हमने बनाया और उसका हमने नाम रखा अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी वर्णमाला। इस वर्णमाला को जब हम पढ़ना शुरू किए तो सबसे पहले हमने इस वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया, दो रूपों में इसको हमने रखा। कैपिटल लेटर में लिखा और स्मॉल लेटर में लिखा। कैपिटल में हमने ए टू जेड लिखा और फिर स्मॉल में हमने ए टू जेड लिखा। और जब इसको हमने पूरा पढ़ लिया तो हम इस अल्फाबेट को दो भागों में विभक्त कर दिए। एक का नाम हमने रखा वॉवेल और दूसरे का नाम हमने रखा कॉन्सोनेंट। वॉवेल मीन्स स्वर और कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। हमें पता है कि अंग्रेजी वॉवेल में हमारे पास कुल मिला के 5 वर्ड होते हैं और व्यंजन में 21 वर्ड होते हैं। वो 5 वर्ड हमारे हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जबकि इनको छोड़कर शेष 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमने देखा वॉवेल 5 होते हैं जबकि कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। लेकिन हमें एक चीज और ज्ञात होना चाहिए कि वॉवेल की संख्या हम आरंभिक अध्ययन के दौरान 5 मानते हैं, लेकिन जब हम आगे की पढ़ाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 हमारे हाफ वॉवेल होते हैं। जिनको हम हाफ वॉवेल कहते हैं और ये है हमारे W और Y। तो इस आधार पर मिला के हमारे कुल वॉवेल की संख्या हो जाती है 7, जबकि कॉन्सोनेंट की संख्या हो जाती है 19। तो इस प्रकार हमें ये ज्ञात हुआ आज कि वॉवेल की संख्या जो होती है वो 5 होती है, लेकिन अगर वास्तव में हम देखें तो वॉवेल की संख्या हमारी 7 होती है, जिसमें 2 हमारे हाफ वॉवेल होते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट की संख्या हमारी 19 होती है। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, जब हम नर्सरी क्लास में हमने पढ़ा था तो हमने लेटर्स पढ़ने के बाद देखा तो हम स्पेलिंग्स पढ़ना शुरू किए। स्पेलिंग्स यानी वर्तनी। जब हमने ए से लेकर जेड पढ़ लिया तो हमें पढ़ाया जाने लगा ए फॉर एप्पल। यानी कुल मिला के 5 लेटर्स मिला के हमने एक शब्द बनाना सीखा। और ये वर्तनी जिन्हें मिला के हमने शब्द का निर्माण किया, तो इस आधार पर हमें एक चीज मिला कि सबसे पहले हम लेटर्स पढ़े थे। लेटर मीन वर्ण। तो वर्ण की अगर परिभाषा हम देखें तो वर्ण की परिभाषा हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं लेटर्स को मिलाकर जब हमने शब्दों का निर्माण करना शुरू किया तो हमें एक नया चीज मिला, वर्ड।
वर्ड यानी शब्द। अब जब शब्द को हमने जान लिया तो शब्द की परिभाषा को भी जानना अनिवार्य है। तो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो कहने का मतलब वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्ड्स कहलाता है, शब्द कहलाता है। क्योंकि अगर हम इन्हें सार्थक समूह में ना रखे, हम ऐसे भी कह सकते हैं ए बी सी डी। यहां भी हमने देखा कि वर्ड के चार वर्ड मैंने लिखा, लेकिन कोई शब्द नहीं बना। जबकि हमने APP या ले लिखा तो हमारा एक शब्द बना, नया शब्द बना, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने सबसे पहले लेटर पढ़ना शुरू किया। लेटर के बाद हमने देखा कि हमने उसका एक ग्रुप बनाया और उसको हमने नाम दिया अल्फाबेट। और अल्फाबेट को हमने फिर दो रूपों में अध्ययन किया, जिसमें हमने एक नाम दिया कैपिटल लेटर और दूसरा नाम दिया स्मॉल लेटर। और फिर उसके आगे जब बढ़े तो हम वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट को दो भागों में विभक्त कर दिए। एक को हमने वॉवेल नाम दिया और दूसरे को कॉन्सोनेंट नाम दिया। स्वर, वॉवेल में स्वर, जबकि कॉन्सोनेंट में व्यंजन। और फिर उसके आगे जब हम बढ़े तो हमने कॉन्सोनेंट और वॉवेल को मिलाकर एक नए रूप का निर्माण किया और उसको हमने नाम दिया शब्द। तो इस प्रकार हमने शब्द तक का अध्ययन किया। और फिर जब शब्द से आगे हम बढ़ते हैं तो हमने देखा कि एक शब्द से जब आगे बढ़ते हैं तो इस शब्दों का थोड़ा सा समूह मिलता और उसको हमने नाम दिया फ्रेज। हम इसे मिटा लें। तो हम अब आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा फ्रेज। स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट करना है। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव इट्स मीनिंग बट नॉट परफेक्ट मीनिंग, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना तो अर्थ होता है किंतु पूर्ण अर्थ नहीं होता है, वाक्यांश कहलाता है। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने लेटर्स पढ़ा और फिर वर्ड पढ़ा और फिर वर्ड से हमारा बना फ्रेज, जिसको हमने नाम दिया वाक्यांश। और उसके बाद हमने फिर पढ़ना शुरू किया तो हमने पढ़ा क्लॉज। क्लॉज मीन्स उपवाक्य, यानी उपवाक्य शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ होता है, जो अपना अर्थ रखता है, लेकिन वाक्य को बनाने के लिए इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। और जब इसके क्लास के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे तो क्लास काफी विस्तृत रूप रखता है। इसको हम किसी और दिन इसके चैप्टर्स में जाके हम आपको विस्तारित रूप से पढ़ाएंगे, क्योंकि आज हम सेंटेंस को देख रहे हैं तो इसलिए हम इसके बारे में और ज्यादा नहीं बताएंगे। और इसके बाद जब आता है तो बात करते हैं हम सेंटेंस की। सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो कुल मिलाके हमने करीब 6 स्टेप चढ़ने के बाद तब हमने देखा कि हम वाक्य की संरचना की। एक चीज ध्यान रखिएगा कि वाक्य की परिभाषा पूछते समय, वाक्य की परिभाषा देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वाक्य, अगर कोई आपसे पूछता है कि वाक्य को डिफाइन करो तो आप तुरंत उससे एक चीज पूछो किस आधार पर, क्योंकि वाक्य अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वाक्य, सेंटेंस यहाँ जो पढ़ रहे हैं, ये हम किसके आधार पर? स्ट्रक्चर के आधार पर पढ़ रहे हैं, रचना के आधार पर, रचना। यहां वाक्य भाव के आधार पर पढ़ रहे हैं। और भाव के आधार पर वाक्य की जब बात करेंगे तो ये वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। जबकि रचना के आधार पर अगर हम वाक्य को डिफाइन करें, वाक्य के बारे में कहें तो रचना के आधार पर वाक्य हमारा 3 प्रकार का होता है। लेकिन हम क्योंकि आज यहाँ भाव अर्थात अर्थ के आधार पर वाक्य को पढ़ रहे हैं, इसलिए वाक्य हमारा 5 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 5 प्रकार का होगा। ये 5 प्रकार के वाक्य कौन कौन से हैं? नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर आता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। फिर आपका आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य। और अंत में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी भाववाचक वाक्य। ये कुल मिला के हमारे 5 प्रकार के वाक्य होते हैं।
तो हम इसके बारे में किसी और दिन अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।